हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अजीत भाई, सह्याद्री होटल, महाबलेश्वर, पुणे, 3 जनवरी। बम्बई आने तक मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। आप तो जानते ही हैं कि मेरे लिए पत्र लिखना कितना कठिन काम है। बंगाली बेटा शादी के बाद पत्र लिखना सीखता है, लेकिन मैंने शादी के बाद 2 दिन के लिए भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। मैं पत्र लिखना कहाँ से सीखूं? आप साहित्यकार हैं, बिना विवाह के भी लंबे लंबे पत्र लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी कल्पना कहाँ से ला सकता हूँ। हालांकि मैं आज आपको ये लंबा पत्र लिख रहा हूँ। पत्र को अंत तक पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। ये पत्र मैं रात 10 बजे के बाद महाबलेश्वर कहे जाने वाले शैलपुरी के सह्याद्री होटल में लिख रहा हूँ। बाहर कड़ाके की ठंड का अंधेरा है। मैं घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके लिख रहा हूँ, लेकिन ठंड और अंधेरे को रोका नहीं जा सकता। मोमबत्ती की लौ अगल बगल से टिमटिमाती है। दीवार पर एक खामोश छाया घूम रही है। भौतिक वातावरण है। मैं अपने पूरे परिवार में अलौकिकता को दूर रखना चाहता था, लेकिन कई दिन पहले मैं मुंगेर गया था और बरदा बाबू नाम के एक भूविज्ञानी से मिला। याद है, मैंने उनसे कहा, भूत रहते हैं, मैं उन्हें हिसाब से बाहर रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया लेकिन मुसीबत में पड़ गया। अब उन्हें गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगली बात पहले इसलिए कही क्योंकि मैं कहानी कहने की कला नहीं जानता। अब शुरू से शुरू करते हैं। जिस काम के लिए मैं बम्बई गया था, उसे पूरा करने में 4 दिन लग गए। मैंने सोचा था कि मैं काम के बाद लौटूंगा, लेकिन मैं नहीं लौटा। कर्मसूत्र की घनिष्ठता एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विष्णु विनायक आप्टे नाम के एक मराठी सज्जन से होगी। उन्होंने कहा, बम्बई आए हो, क्या पूना देखे बिना लौट जाओगे? मैंने पूछा, पुणे में देखने लायक क्या है? उन्होंने कहा, पूना शिवाजी महाराज की सीट है, वहाँ देखने लायक चीज़ों की कमी है। सिंहगढ़, शनिवार किला, भवानी मंदिर। मैंने सोचा, क्या पता मैं दोबारा कभी यहाँ आऊँ, यह मौका चूकना नहीं चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाऊँगा। मैं आपटे की मोटर पर चढ़ गया। बम्बई से पूना तक एक पक्की मोटर सड़क है जो सह्याद्री घाटी से होकर गुजरती है। यहाँ के दृश्यों का वर्णन करना मेरा काम नहीं है। एक तरफ ऊंची चोटी है, दूसरी तरफ रसातल की गोद में हरी भरी घाटी है। देखो तो एक कविता लिखो। पुणे में आपटे के घर पहुँचे। साहेबी, कंडा कारखाना, प्यार और देखभाल की कोई सीमा नहीं है। आपटे के लिए इतना कुछ करने के पीछे आपटे की स्वाभाविक दयालुता तो है ही। ऐसा प्रतीत होता है कि बम्बई प्रांतीय सरकार का संकेत भी है। पुणे बम्बई से भी अधिक ठंडा है, क्योंकि बम्बई शहर समुद्र तल पर है और पूना समुद्र से लगभग 2000 फुट ऊपर है। पुणे की ठंड में बहुत शांति का एहसास होता है, मन और शरीर को स्फूर्ति देता है। पुणे में 3 दिनों तक मैंने वह सब कुछ देखा जो देखने लायक था। तब आपटे ने कहा, क्या तुम पुणे आओगे और महाबलेश्वर देखे भी ना चले जाओगे? मैंने कहा, महाबलेश्वर? वह किसे कहा जाता है? आपटे ने हंसकर कहा, एक जगह का नाम, बॉम्बे प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन। महाबलेश्वर आपके दार्जिलिंग जैसा है, पूना से भी 2000 फीट ऊंचा। गर्मी के दिनों में बम्बई से हर कोई महाबलेश्वर जाता है, लेकिन यह सर्दियों में नहीं जाता। अब ठंड कैसी है? बिल्कुल घरेलू मौसम। चलो चले, मज़े करें। इसीलिए मैं महाबलेश्वर आया और खूब मज़ा कर रहा हूँ। महाबलेश्वर पूना से 72 मील दूर है। मोटर से आना हुआ। हम दोपहर के भोजन के बाद पुणे से निकले और आधी रात के आसपास महाबलेश्वर पहुँचे। पहुँचने पर मैंने पाया कि शहर खाली है। 2 या 4 स्थायी निवासियों को छोड़कर सभी भाग गए थे। सचमुच घर का मौसम, दिन में भी बहुत ठंडा और रात में भी। सौभाग्य से आपटे मेरे लिए एक मोटा ओवरकोट ले आए थे, नहीं तो सर्दी न टूटती। मैं शहर का वर्णन नहीं करूँगा, दार्जिलिंग के छोटे भाई के बारे में सोचूंगा। आपटे मुझे सह्याद्री होटल ले गए। होटल में एक भी मेहमान नहीं है, केवल होटल का मालिक 2 या 3 नौकरों के साथ रहता है। होटल के मालिक जटे पारसी नाम सोराब होमजी अपार्टमेंट के पुराने मित्र है। बूढ़ा आदमी, मोटा, गोरा रंग। अक्ल तो होनी ही चाहिए, नहीं तो होटल नहीं चल सकता, लेकिन भारी स्वभाव। आपटे ने मेरा परिचय कराया। उन्होंने मुझ पर एक तीखी नज़र डाली और बहुत सम्मानपूर्वक मुझे अपने लिविंग रूम में ले गए। तुरंत कॉफ़ी आ गई।
साथ में तरह तरह की पेस्ट्री भी। खैर, आप शायद नहीं जानते, रूढ़िवादी पारसी धूम्रपान नहीं करते, लेकिन शराब पीते हैं। शराब न पीने से उनके धर्म को ठेस पहुंचती है। कॉफ़ी सेशन खत्म होने से पहले सूरज डूब गया। फिर आपटे मुझे होटल में छोड़कर मोटर लेकर बाहर चला गया। उसका यहाँ एक रिश्तेदार है और वह 1 घंटे में लौट आएगा। उनके जाने के बाद होमजी धीरे से मुस्कुराए और बोले, आप बंगाली है? आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 1.5 महीने पहले तक वह इस होटल के मालिक थे। एक बंगाली? मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, आप क्या कहते हैं? बंगाली ने इतनी दूर आकर एक होटल खोल लिया था? होमजी ने कहा, हाँ, लेकिन अकेले नहीं, उनका एक गुजराती पार्टनर था। इसी समय एक नौकर ने आकर उनसे अस्पष्ट भाषा में कुछ कहा और मुझसे पूछा, स्नान करोगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो गर्म पानी तैयार है। मैंने कहा, बचाओ, इस सर्दी में नहा लो, मैं बम्बई जाकर ज़रूर नहाऊंगा। नौकर चला गया। फिर मैंने होमजी से पूछा, अच्छा, क्या आप बम्बई से हैं? तो आप इस सर्दी में यहाँ क्यों है? यहाँ करने को कुछ नहीं है। होमजी ने कहा, अभी काम करना बाकी है, मार्च से खुल जाएगा होटल, मेहमान आने लगेंगे, उससे पहले घर को व्यवस्थित और दुरुस्त कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने घर के पीछे गुलाब का बगीचा बनाया है, चलो ना देखें, अभी भी दिन का उजाला है। मैं घर के पीछे गया और बगीचा देखा। बगीचा अभी तैयार नहीं है, लेकिन 1 महीने में खिलना शुरू हो जाएंगे। होमजी का शौक भारी बागवानी है। यहाँ सह्याद्री होटल का विवरण दिया गया है। चूने से तराश कर बनाए गए पत्थर का 2 मंजिला घर, जिसमें 12 से 14 बड़े कमरे होते हैं। सामने से गेरुए रंग की सड़क गुजरती थी। पीछे गुलाब उद्यान की भूमि है। लकड़ी की लंबाई चौड़ाई 4 होगी। फिर गहरी खाई, न केवल गहरा बल्कि तीव्र भी। मोटी चट्टान पर झुकते हुए नीचे घनी झाड़ियों के बीच से एक संकरी जलधारा बहती है। जैसे ही हम बगीचे को देखने के लिए लौट रहे थे, खाई के नीचे से एक गहरी आवाज़ आई, बहुत हद तक एक मोश की पुकार की तरह। नीचे अंधेरा था और ऊपर थोड़ी रोशनी थी। मैंने पूछा, वो शोर क्या है? होमजी ने कहा, टाइगर का कॉल है, चलो अंदर चले। घर में बत्तियां जल रही है। नौकर ने धमाके के साथ कोयले का एक छल्ला फर्श पर छोड़ दिया। हमने रिंग के पास कुर्सियां खींच ली। मैंने ठंडी उंगलियां आग की ओर फैलाते हुए कहा, क्या यहाँ कोई बड़ा बाग है? होमजी ने कहा, हाँ, इसके अलावा चीता, लकड़बग्घा और भेड़िए भी है। आज उसने बाघ की जो आवाज़ सुनी है, उसने इंसान के खून का स्वाद चख लिया है, इसलिए वो यह लड़ाई नहीं छोड़ सकता। मानुष के को बाघ कितने लोगों को खाया? मैं केवल एक के बारे में जानता हूँ, भारी बालों वाला शरीर। क्या तुम सुनोगे? इसी समय आपटे वापस आए। आपटे ने कहा, उसके रिश्तेदार जा नहीं रहे हैं, आज रात उसे वही खाना पड़ेगा और सोना पड़ेगा। कुछ देर बातें करने के बाद वो उठे और मुझसे बोले, मैं कल सुबह 9 बजे तक आऊँगा, नाश्ता करके तैयार हो जाओगे? तुम दोनों बाहर चलोगे? यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, बॉम्बे पॉइंट, आर्थर सीट, प्रतापगढ़ किला। वह चला गया। हम कुछ देर बैठे और इधर उधर की बातें करते रहे। यहाँ अभी सब्जियाँ, दूध, अंडे, चिकन बहुत सस्ते हैं, लेकिन गर्मी में दाम बढ़ जाएंगे। होमजी ने बातों ही बातों में कहा, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? मैं हंसा। उन्होंने कहा, कुछ के पास कुछ है, अकेले सो नहीं सकते, तो अगर मैं तुम्हारे सोने की व्यवस्था दूसरी मंजिल पर कर दूँ तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम कहाँ सोते हो? उन्होंने कहा, मैं लेट जाता हूँ, शयन कक्ष मेरे बैठक कक्ष के बगल में है। जो कारण मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ वो ये है कि अब सभी बिस्तर लिनेन उठाकर गोदाम में रख दिए हैं। कोई मेहमान नहीं है, केवल 2 मंजिला मकान सुसज्जित है। होटल का पूर्व मालिक इसमें रहता था। घर वैसा ही है जैसा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं उस कमरे में सो जाऊंगा। होमजी ने नौकर को बुलाया और आदेश दिया। नौकर चला गया। फिर 8 बजे हम खाना खाने बैठे। ऐसा लग रहा था मानो रात हो, चारों ओर अंधेरा था। घर में कोई डाकू कूद पड़े तो न माँ बता सकती है न बाप। कहानियाँ सुनने का यह उत्तम समय है। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे अपने बालों वाले शरीर के बारे में नहीं बताया? होमजी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत रोमांचक। यह इस घर में पिछले 2 मालिकों के बीच हुआ था। मेरी बात सुनो। होमजी ने बोलना शुरू किया। साथ में खाना खाना और बातें करना चलता रहा।
होम जी बहुत हास्य के साथ कहानियाँ सुना सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। हालांकि उनकी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन अंग्रेज़ी हमेशा बोली जाती थी। उन्होंने अंग्रेज़ी में भी कहानी सुनाई। मैंने आपके लिए इसका संक्षिप्त रूप हिंदी में अनुवाद किया है। 6 साल पहले मानेक भाई मेहता नाम के गुजराती और विजय विश्वास नाम के एक बंगाली ने महाबलेश्वर में यह सह्याद्री होटल खोला था। दोनों बराबर के भागीदार थे, पैसा मेहता का और मेहनत विजय विश्वास की। होटल की शुरुआत यहीं से होती है। मानेक मेहता की कई गतिविधियां वे महाबलेश्वर में नहीं रहते थे, लेकिन कभी कभी वह आता था। विजय विश्वास होटल के मेजबान थे, लेकिन असल में होटल की देखभाल विजय विश्वास की पत्नी हेमवती करती थी। विजय विश्वास घर पर बैठकर सिगरेट पीते और हिसाब किताब करते रहते थे। मानेक मेहता नाम के व्यक्ति महान पाजी थे। निसंदेह तब किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। किसी ने उसे ठीक से नहीं देखा था। बाद में सब पता चला। उनकी 3 पत्नियां थीं, एक गोवा में, एक बॉम्बे में और एक अहमदाबाद में। वह अधिकतर समय इन्हीं 3 स्थानों पर रहे। उसका पेशा हर तरह की गैरकानूनी गतिविधियां करना था। बम्बई प्रांत में शराब पर प्रतिबंध है। वो आदमी अवैध शराब की तस्करी करता रहा था। विदेशों में चोरी छिपे सोना आयात करते थे। कई बार उनका सामान जब्त कर लिया गया, लेकिन उस आदमी को कोई पकड़ नहीं सका। मानेक मेहता का विजय विश्वास के साथ गठबंधन के बारे में नहीं कहा जा सकता। विजय विश्वास ऐसे नहीं थे। जहाँ तक ज्ञात है, विजय विश्वास पहले से ही होटल चलाना जानते थे। हो सकता है कि वो पुणे या बम्बई या अहमदाबाद में एक छोटा सा होटल चलाता हो। तभी उनकी नज़र मानेक मेहता पर पड़ी। मानेक मेहता जिस तरह का बिजनेस करते हैं, उसमें कई बार उनके हाथ में ढेर सारा पैसा होता है, तो कई बार वो कंगाल होते हैं। ऐसा लगता है कि उसका इरादा एक होटल खरीदने और कुछ पैसे अलग रखने का था, ताकि संकट के समय में उसे आराम मिल सके। विजय विश्वास को अपने असली चरित्र का पता नहीं था। उसका साथ ही सरल स्वभाव का था। विजय विश्वास और उनकी पत्नी के प्रबंधन में सह्याद्री होटल कुछ ही समय में प्रमुखता से उभर आया। महाबलेश्वर में होटल सीजन 2.5 महीने या 3 महीने का होता है, लेकिन इन कुछ महीनों में ही होटल की आमदनी 40 से 50 हज़ार रुपये हो जाती है। खर्च छोड़कर 25 हज़ार रुपये का मुनाफा होता है। सीज़न के आखिर में मानेक मेहता आते और कभी अपना हिस्सा ले लेते, कभी पैसे बैंक में जमा करा देते। सोराब होमजी हर साल गर्मियों के दौरान महाबलेश्वर आते थे और सह्याद्री होटल में रुकते थे। उसे होटल बहुत पसंद है। मैं खुद इस तरह का एक होटल चलाना चाहता था। वो पैसे वाला आदमी है। उसे आजीविका के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्यवसाय करने की प्रवृत्ति पारसियों की आत्मा में है। होमजी पिछले साल मई में हमेशा की तरह आए थे, होटल में एक पुराने ग्राहक के रूप में। उसकी खातिर हेमवती स्वयं उसके आराम का ख्याल रखती थी। होमेज ने कुशल गृह व्यवस्था के लिए हेमवती का भी सम्मान किया। एक दिन हेमवती ने होमजी से व्यंग्यपूर्वक कहा, सेठ जी, अगले वर्ष जब आप आओगे तो हमें दोबारा नहीं देखोगे। होमजी आश्चर्यचकित होकर बोले, ये क्या है, मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? हेमवती ने कहा, होटल बिक रहा है। जो हमारा पार्टनर है वो होटल नहीं रखेगा। हम भी चले जाएंगे। मेरे पति इतनी ठंड सहन नहीं कर सकते। हम घर वापस चलेंगे। उस शाम होमजी कार्यालय गए और विजय विश्वास से मिले और कहा, क्या आप होटल बेच रहे हैं? विजय विश्वास लगभग 45 साल के हैं। अपनी पत्नी से काफ़ी बड़े हैं। थोड़ा आलसी समूह का रूप, गर्म कपड़े पहने हुए था, गले में दुपट्टा डालकर सिगरेट पी रहा था और होमजी की खातिर बैठ गया। उसने कहा, हाँ सेठ जी, क्या आप खरीद लेंगे? होमजी ने कहा, अगर मुझे अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं खरीद सकता हूँ। आपका साथी कहाँ है? विश्वास ने कहा, मेरा पार्टनर अभी विदेश में है, इसलिए उसने मुझे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, ये देखो। उन्होंने दराज से पावर ऑफ अटर्नी दिखाई। फिर सौदेबाजी शुरू हुई। विजय विश्वास ने कहा 1.5 लाख, होमजी ने कहा 50 हज़ार। अंत में 84 हज़ार में बिक गया। लेकिन अचल संपत्ति खरीदना 2 या 4 दिन का काम नहीं है। दस्तावेजों का निरीक्षण करना, वकीलों से परामर्श करना, रजिस्ट्री कार्यालय में पूछताछ करना, ऐसा करने में कई महीने लग गए। नवंबर के मध्य में होमजी और विजय विश्वास पुणे गए। होमजी ने रजिस्ट्रार के सामने कैश रजिस्टर कराया। बताया जा रहा है कि वह 1 दिसंबर को होटल का कार्यभार संभाल लेंगे। फिर होमजी बम्बई चले गए। विजय विश्वास महाबलेश्वर लौट आए। होटल में कोई मेहमान नहीं है। एक नौकरानी को छोड़कर नौकर चले गए हैं। तो आगे क्या हुआ यह हेमवती की गवाही से ही पता चलता है। मानेक मेहता ने खुद को गुप्त रखने के इरादे से विजय विश्वास को पत्र दिया होगा। रजिस्ट्री के अगले दिन वह रात 9 बजे सह्याद्री होटल पहुंचे।
बाद में पुलिस जांच में पता चला कि मानिक मेहता महाबलेश्वर के बाहर थे। 2 मील दूर मोटर छोड़ दी और पैदल ही महाबलेश्वर में प्रवेश किया। जब वह पहुंचे तो विजय विश्वास और हेमवती रात्रि भोजन के बाद कार्यालय में बैठे थे और अपने भविष्य के बारे में अटकलें लगा रहे थे। नौकरानी सोने चली गई। तब काफ़ी ठंड थी। मानिक मेहता मोटा ओवरकोट, फर वाली मंकी टोपी पहनते हैं। उनका व्यवहार हमेशा बहुत मधुर रहता है। उन्होंने आकर कहा, हेमा बेन, मैं आज रात यहीं रुकूंगा और खाना खाऊंगा, थोड़ा ही चलेगा। हेमवती खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई और फिर नौकरानी को नहीं उठाया। मानिक मेहता और विजय विश्वास काम के बारे में बात करने लगे। कार्यालय कक्ष में एक मजबूत लोहे का संदूक था। होटल की बिक्री के पैसे और बैंक में जमा रकम सब कुछ इसी संदूक में रखा जाता था। विजय विश्वास को पता था कि 1-2 दिन में मेहता पैसे लेने आएगा। हेमवती रसोई में गई और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी, लेकिन उसका कान ऑफिस की ओर लग गया। रसोई कार्यालय घर से ज़्यादा दूर नहीं है। ये एक शांत रात है। थोड़ी देर बाद उसने उन दोनों को कार्यालय से बाहर होटल के पीछे के मैदान में बातें करते हुए सुना। हेमवती को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका पति सर्दी प्रतिरोधी व्यक्ति है। ऐसे ठंडे मौसम में खुली हवा में जाना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। लेकिन हेमवती को कोई डर नहीं था। वह रसोई से बाहर नहीं आई। वह वैसे ही खाना बनाती रही। तभी होटल के पीछे से एक धीमी चीख सुनकर वह ठिठक गई। उसके पति की चीख निकली। एक पल के लिए स्तब्ध होकर वह होटल के पीछे की ओर भागी। पिछवाड़े की ओर जाने वाला एक दरवाज़ा है। हेमवती उस दरवाजे तक पहुंची। तभी मानिक मेहता वहां से आ धमके। हेमवती को एक तरफ धकेलते हुए वह मुख्यालय की ओर चला गया। क्या हुआ, क्या हुआ? इतना कहकर हेमवती पीछे की ओर भाग गई। वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद हेमवती अपने पति की तलाश में ऑफिस की ओर भागी। वहाँ उसने देखा कि लोहे के संदूक की अलमारी खुली हुई थी। उसके अंदर से नोटों का बंडल गायब था, करीब 1.5 लाख रुपए का नोट। अब तक हेमवती को असली बात समझ में आ गई। मानिक मेहता ने उसके पति को खाई में धक्का दे दिया और सारा धन लेकर भाग गया। वह चिल्लाई और बेहोश हो गई। अजीत भाई, आज मुझे यहीं रुकना है। घर में शरीर की उत्पत्ति शुरू हो गई है। मैं शेष पत्र कल समाप्त कर दूंगा। 4 जनवरी। मैं कल पत्र पूरा नहीं कर सका, लेकिन आज रात 10 बजे के बाद मोमबत्ती जलाकर फिर शुरू कर दिया। खाना खाते समय होम जी कहानी सुना रहे थे। कहानी खत्म होने से पहले ही खाना खत्म हो गया। हम लिविंग रूम में चले गए। नौकर ने कॉफ़ी आगे बढ़ा दी। होम जी ने फिर बात शुरू की। मैं आज इसे और संक्षिप्त में दोहराता हूँ। जब हेमवती को होश आया तो 10 बज चुके थे। बिजली का लैंप बुझ चुका था और चारों ओर अंधेरा था। हेमवती ने नौकरानी को जगाया, लेकिन उस रात कोई बाहरी मदद नहीं मिली। अगली सुबह पुलिस आई। पुलिस जांच में पता चला कि हेमवती का अनुमान सही था। होटल के पीछे खाई के किनारे मानव भगदड़ के निशान हैं। 2-4 दिन की खोजबीन के बाद और खबरें सामने आई। मानिक मेहता ने डाइव लगाई। पाकिस्तान से लाया था 3 लाख रुपए का सोना। कस्टम के हत्थे चढ़ा। पकड़े न जाने पर भी मानिक मेहता बेसहारा रह गए। इसीलिए पार्टनर की हत्या कर उसने करीब 1.5 लाख टका चुरा लिया। इस बीच विजय विश्वास का शव खाई के नीचे से बरामद किया गया, लेकिन यह खाई इतनी दुर्गम है कि इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हाल ही में बाघों का एक जोड़ा खाई में घूमने आया था। देर रात उन्हें कराहते हुए सुना जा सकता है। हालांकि 3 दिन बाद पुलिस कुछ पहाड़ी लोगों के साथ खाई में उतरी और पाया कि विजय विश्वास के शरीर पर कुछ खास नहीं बचा है। वही कुछ हड्डियां और खून से सने कपड़े, नेक बैंड आदि लेकर वापस आए। पुलिस ने बिना किसी संदेह के मानिक मेहता के नाम पर गिरफ्तारी वारंट और हुलिया जारी करा दिया। धीरे धीरे 1 दिसंबर आ गया। आप उस बेसहारा विधवा की हालत समझ सकते हैं होम जी। एक दयालु व्यक्ति ने हेमवती को कुछ पैसे दिए। हेमावती ने अपने आंसू पोंछे और महाबलेश्वर को विदा किया। फिर 1 महीना बीत गया। पुलिस अभी तक मानिक मेहता का पता नहीं लगा पाई है। बाघ बाघिन अभी भी खाई के नीचे विचरण करते हैं। उन्होंने मानव रक्त का स्वाद चखा है। इस जगह को छोड़ नहीं सकते। होम जी की कहानी सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। एक बंगाली का बेटा दूर विदेश में आया और उसने कुछ पैसे बचाए। हेमवती की हालत तो और भी दयनीय है। कौन जाने पुलिस मानिक मेहता को पकड़ लेगी। भारत के विशाल समुद्र से एक भी मछली पकड़ना आसान नहीं है। ये सब सोचते सोचते बिजली का लैंप बुझ गया। मैंने कहा, ये क्या है? होम जी ने कहा, 10 बजे है। यहाँ रात 10 बजे बिजली बंद कर दी जाती है और आखिरी रात को थोड़ी देर के लिए रोशनी होती है। आइए
आपको आपके शयन कक्ष में ले चलते हैं। ओम जी के पास एक लंबी गदा जैसी बिजली की मशाल है, जिससे वो मुझे रास्ते पर ले जाता है। दूसरी मंजिल पर घरों की एक कतार, सामने बरामदा। सभी कमरों के दरवाजे बंद हैं, केवल कोने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला है। नौकर के कमरे में मोमबत्तियाँ जलती रहती है। अच्छी बात है, इस देश में मोमबत्तियों को मोमबत्तियाँ कहा जाता है, बाहरी काव्यात्मक नाम नहीं। काफ़ी बड़ा कमरा, सामने का बरामदा, बगल की बालकनी। कमरे के दोनों ओर दो बिस्तर है, एक है चादर के साथ, दूसरा है नंगा। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज़ और दो कुर्सियाँ। दीवार पर एक अलमारी है, मेज़ पर एक अलार्म घड़ी, मोमबत्तियों का एक बंडल, दिया सलाई, थर्मस में गर्म कॉफ़ी। रात को भूख लगेगी तो खा लूँगा। होम जी ने अतिथि संस्कार की त्रुटि नहीं छोड़ी। होम जी ने कहा, विजय विश्वास अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहते थे। हेमवती के जाने के बाद घर वैसा ही है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैंने कहा, क्या समस्या है? मुझे बहुत आराम मिलेगा। तुम जाओ, अब लेट जाओ। यहाँ ऐसा लगता है जैसे सुबह सोने का रिवाज है। होम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर्दियों में ऐसा होता है, लेकिन सुबह 8 या 9 बजे से पहले कोई बिस्तर से नहीं उठता। यदि आप पहले उठना चाहते हैं तो घड़ी पर अलार्म लगा ले। यदि रात में ज़रूरत हो तो इस टॉर्च को अपने पास रखें। धन्यवाद। होम जी नीचे चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मोमबत्ती की रोशनी में कमरा धुंधला दिखता है। मैंने टॉर्च चालू की और घर के चारों ओर चला गया। मेरा सूटकेस नौकर की अलमारी में रह गया था। मैंने अलमारी खोल कर देखी तो वो खाली थी। नाक में सार कपूर नेफ्थलीन का मिश्रण आ गया। हेमवती इसी अलमारी में अपने कपड़े रखती थी। कमरे के पीछे एक संकरा दरवाज़ा है, उसे खोलकर बाथरूम देखे। मैंने इसे फिर से बंद कर दिया। मैं फिर कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद है, लेकिन कमरे में बर्फीली ठंडी हवा घूम रही है। लंबे समय तक न बैठा। मैंने जल्दी से सिगरेट खत्म की और घड़ी में अलार्म लगा दिया। 7:30 बजे उठने के लिए ये काफ़ी है। 9 बजे अपार्टमेंट आएगा। मैं तकिए के पास रखी टॉर्च लेकर गया और मोमबत्ती बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर 2 मोटे गद्दे, 4 साबुत कंबल, बिल्कुल राजा। धीरे धीरे कंबल में शरीर गर्म होने लगा। मैं कब सो गया? आश्चर्य की बात यह है कि पहली रात सोने तक मुझे कोई अलौकिक संकेत नहीं मिला। अलार्म की आवाज़ सुनकर नींद खुली। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। घर में अंधेरा है। मुझे ये याद रखने में कुछ सेकंड लगे कि मैं कहाँ था। फिर मुझे याद आया, लेकिन इतनी जल्दी 7:30 बज गए। खिड़की के फ्रेम से दिन का उजाला नहीं देखा जा सकता। मैंने टॉर्च जलाई और घड़ी पर रोशनी डाली। आंखों में नींद भरी जड़ता है। लगता है घड़ी ने 2 बजा दिए हैं, लेकिन अलार्म बज रहा है। क्या हुआ? मैं कंबल से उठा, मेज़ के पास गया और घड़ी की ओर देखा। सचमुच 2 बज रहे थे, लेकिन अलार्म कैसे बजता है? क्या मैंने अलार्म घुमाने में गलती की? जैसे ही उसने घड़ी उठाई, संगीत बंद हो गया। मैंने देखा कि अलार्म घड़ी ठीक 7:30 बजे बज रही थी। हो सकता है घड़ी में कोई गड़बड़ी हो, अलार्म असमय बज गया हो। मैंने घड़ी छोड़ दी और मैं बिस्तर पर वापस चला गया। मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। फिर मैं दोबारा सो गया। पहली रात को यही हुआ। अगली सुबह मैं नाश्ता करने बैठा और होम जी से पूछा, क्या आपके टाइम पास पर अलार्म बजता है? उसने भौएं चढ़ाकर कहा, नहीं। क्यों, बताओ। मैंने कहा। वह चिंतित चेहरे के साथ थोड़ा चुप रहा। फिर उन्होंने कहा, शायद ये हाल ही में और भी ख़राब हो गया है। आज रात मेरे पास आपके लिए एक और अलार्म घड़ी है। देव, मैं विरोध करने ही वाला था कि नौकर ने एक पत्र लाकर मुझे दे दिया। उपयुक्त पत्र। उन्होंने लिखा कि कल रात वह फिसल गए और उनके पैर में मोच आ गई। वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। यदि हम कृपया आए। मैंने होम जी को पत्र दिखाया। उन्होंने कहा, चलो देखते हैं। मैंने पूछा, कितनी दूर? 2 मील हो गए। बाजार में। यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा है। आपटे का रिश्तेदार मैनेजर है। बैंक की ऊपरी मंजिल पर रहता है। मैंने नाश्ता खत्म किया और बाहर चला गया। होम जी की एक छोटी मानक मोटर है, इसीलिए मैं चला गया। बैंक हाउस 2 मंजिला है। घर के बगल से खुली सीढ़ियाँ निकलती है। आपटे बिस्तर पर अपने पैर पर पट्टी बांधकर तकिए पर लेटे हुए हैं। उन्होंने हमें देखा और हाथ उठाकर बोले, क्या बात है? आपके साथ कहाँ घूमना है? बिल्कुल बिस्तर पर नहीं। हम बिस्तर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गए। क्या हुआ? आपटे ने कहा। मैं रात को उठा और किसी को दरवाज़ा खटखटाते हुए सुना।
मैं बिस्तर से बाहर निकला, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। फिर से दरवाज़ा बंद करके मैं पैर मुड़कर गिर पड़ा। बाएं पैर पर स्प्रे लगा था और कहीं नहीं ले गए। नहीं, इसे कहीं और नहीं ले जाया गया। लेकिन आपटे कुछ देर चुप रहकर बोले, आश्चर्य है, मैं लड़खड़ाया नहीं, मेरे कपड़े मेरे पैरों में नहीं उलझे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैंने सोचा, रात का क्या समय हुआ है? बिल्कुल 2। इस पर और बात न हुई। घर वाले आ गए। अनंतराव देशपांडे एक बैंक में मैनेजर होते हुए भी बहुत तेज तर्रार आदमी है। इन दिनों बैंक लगभग न के बराबर है। उन्होंने हमसे बातचीत की, आपटे की टूटी टांग के बारे में थोड़ा हंसी मजाक, और गर्म चिप्स और आलू चिप्स के साथ एक कप कॉफ़ी पी। फिर हम उठे। आपटे ने कटु स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि मैं मिस्टर बख्शी को महाबलेश्वर घुमाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं 2-3 दिन तक ज़मीन पर कदम नहीं रख पाऊंगा। होम जी ने कहा, उससे क्या हुआ, मैं उसे महाबलेश्वर दिखाऊंगा, अभी मेरी छुट्टी है। हम यह कहकर चले गए कि कल फिर आएंगे। दोपहर को खाना खाया और होम जी के साथ बाहर चला गया। आसपास कई दर्शनीय स्थल है। वहाँ एक झील है जिसमें मैंने मोटर लॉन्च की सवारी की। महाबलेश्वर शहद प्रसिद्ध है। कुछ शहद कारखाने देखे, मधुमक्खियाँ शहद बना रही है और लोग इसे बेचकर पैसा कमा रहे हैं। मधुमक्खियों को खाना नहीं देना है, मजदूरी नहीं देनी है, बस फूलों का बगीचा रखना है। लेकिन आइए, बकवास लिखकर पत्र को बड़ा न करें। जो कुछ बचा है वह सत्य है। मैंने होम जी से एक लेटर पैड लिया है, वो लगभग खत्म हो चुका है। उस रात में 10 बजे से 5 मिनट पहले सो गया। नौकर ने सब कुछ व्यवस्थित छोड़ दिया है। मैंने देखा कि पुरानी अलार्म घड़ी की जगह एक नई अलार्म घड़ी छोड़ी गई थी। मैंने अब हार नहीं मानी। मैंने अलार्म कुंजी बंद कर दी। फिटकरी की ज़रूरत नहीं, जागूंगा तो जागूंगा। मैं रोशनी से पहले ही सो गया। बहुत देर तक मुझे पता ही नहीं चला। मैं लेटा हुआ एक जानवर को घर में प्रवेश करते हुए देखता रहा। दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद है, इसीलिए आप बच नहीं सकते। मूक पंखा कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। मैं सोच रहा था कि क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ और उसे दूर भगा सकता हूँ। तभी बिजली का लैंप बुझ गया और कोई रास्ता नहीं। जानवर पूरी रात भागने के रास्ते की तलाश में इधर उधर उड़ता रहेगा। शायद थककर कमरे के कोने में पड़ा रहेगा। अंधेरे में लेटे हुए सोच रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। कल रात 2 बजे मेरी अलार्म घड़ी बिना किसी कारण के बंद हो गई और उसी समय 2 मील दूर आपटे के पैर में मोच आ गई। दोनों घटनाओं के बीच कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है, अंत के सिवाय और क्या हो सकता है। हालांकि यदि आपटे के पैर में मोच न आई होती तो वो आज इस कमरे में दूसरे बिस्तर पर सोता। क्या जानवर अभी भी उड़ रहा है? यह मुझ पर नहीं गिरेगा। मैं दूसरे जानवरों से नहीं डरता। सत्यवती चूहे से डरती है, लड़की टीक से डरती है। जैसे ही मैं सो गया, मेरे कानों में एक तेज़ आवाज़ गूंजी। मैं कंबल में कूद गया। नई घड़ी का अलार्म बजता है। इसकी आवाज़ अधिक उग्र है, लेकिन अलार्म बजर ऐसा नहीं है। मैंने सांस नहीं ली। मैंने चाबी बंद कर दी। मैंने टॉर्च जलाई और बिस्तर से उठ गया। घड़ी ने 2 बजाए। अलार्म कुंजी वैसे ही बंद है, लेकिन घंटी बजती रहती है। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, संगीत बंद हो गया, बिल्कुल घड़ियों की तरह, बहुत सरल और प्राकृतिक। अजीत, तुम्हें पता है, मुझे रहस्य पसंद नहीं है। जब मैंने रहस्य देखा तो मेरे दिमाग ने इसके आंतरिक सत्य को जानने के लिए इसे तोड़ दिया। लेकिन कैसा रहस्य? मेरी बुद्धि स्वाभाविक रूप से चमत्कारों से विमुख है और मेरी अंतरात्मा मुझे उस बात पर विश्वास करने के लिए बाध्य करती है जिसका सबूत समर्थन नहीं करते। पर यह क्या, हम अपनी आंखों से जो देखते हैं उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमारी आंखों के सामने अनुचित घटनाएं घटित हो रही है, इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। मैंने मोमबत्ती जलाई। मैंने आपको पहले लिखा था कि कमरे में 2 कुर्सियां हैं। उनमें से एक साधारण सीधी कुर्सी है, दूसरी रॉकिंग कुर्सी है। मैंने अपने चारों ओर एक कंबल लपेटा और रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। सिगरेट जलाई और धीरे धीरे हिलना शुरू कर दिया। मैं दरवाजे की ओर मुंह करके बैठ गया। दाईं ओर मेज़, बाईं ओर दीवार पर अलमारी, पीछे मेरा बिस्तर। मैं सिगरेट पीता हूँ और डोलता हूँ और सोचता हूँ। तितली न जाने कहाँ थी। दिया जलता देख फिर उड़ने लगी। मेरा सिर घूम रहा है। पंखे की कोई आवाज़ नहीं, बस शून्य में घूमता हुआ जमे हुए अंधेरे का एक टुकड़ा। सिगरेट खत्म होने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा
कि क्या हो सकता है। दोनों घड़ियां निष्क्रिय है। खतरे की घंटी। लेकिन क्या होम जी मेरे साथ व्यवहारिक मजाक कर रहे हैं? मैं कल भूत पर हंसा था, इसीलिए वो मुझे डरा रहा है। यदि ऐसा होता है तो घड़ी तंत्र को खोलकर और उसका परीक्षण करके इसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन होम जी एक बूढ़ा आदमी है, ऐसा बंदर मजाक करना। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितनी देर तक आंखें बंद करके बैठा रहा और झूमता रहा। 15 मिनट से अधिक नहीं। मैंने अपनी आंखें खोली और चौंक गया। रॉकिंग कुर्सी आगे पीछे हिलती रही। मैं दरवाजे की ओर था, अब अलमारी की ओर। इतना ही नहीं, मुझे वार्डरोब का बहुत शौक है। कुर्सी पलटने की कोई स्वाभाविक व्याख्या हो सकती है, लेकिन जब रात के 2 बजे अकेले कमरे में कुछ ऐसा होता है तो तंत्रिका तंत्र को झटका लगता है। मैं भी ऐसा सोच रहा था। उसके पीछे से घड़ी की घंटी फिर बजी। मैं उछला और घड़ी बंद करने गया। मोमबत्ती बुझ गई। बात समझिए, अगर मेरी नसें कमज़ोर होती तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैंने क्या किया होता। लेकिन मैंने अपने शरीर को सख्त कर लिया और घबराहट को दबा दिया। मेरे कंबल पर हवा के कारण मोमबत्ती बुझ गई होगी। मैंने फिर से मोमबत्ती जलाई। जैसे ही उसने घड़ी उठाई वो बजना बंद हो गई। लेकिन घड़ी पर अब भरोसा नहीं रहा। मैंने उसे हाथ में लिया और अलमारी के पास गया। मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए और घड़ी भी उसमें रख दी। फिर घड़ी बजने दो। अलमारी खोलते ही कैम्फर नैफ्थलीन मिश्रण की गंध नाक में आई। मैंने घड़ी को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया और अलमारी बंद कर दी। अभी 2:30 बजे है। आधी रात अभी बाकी है। मैं फिर कंबल ओढ़कर लेट गया। दिमाग गर्म हो गया है। ओनिंदापन आ रहा है। फिर से भाग रहा है। अलमारी में टिक टिक करती घड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। फिर धीरे धीरे नींद आ गई। मैं चिल्ला कर उठा। कंबल मेरे पेट के पास कुछ चहचहा रहा था। छिपकली या मेंढक? मैंने तुरंत कंबल हटाया और बिस्तर से कूद पड़ा। मैंने मशाल जलाई। मैंने मोमबत्ती जलाई। बिस्तर में कोई जानवर नहीं। तितली भी कहाँ गायब हो गई? मैंने घड़ी में देखा, 3:30 बज रहे थे। मैंने बाकी रात मेज़ के सामने एक सीधी कुर्सी पर बैठकर बिताई और सोने की व्यर्थ कोशिश कर रहा हूँ। पत्र बहुत लंबा होता जा रहा है। भौतिक अनुभव का वर्णन करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। 5 बजे बिजली की रोशनी आ गई। मैंने अलमारी खोली और घड़ी उतार दी। घड़ी के साथ एक भूरे रंग की कागज़ की पर्ची निकली। इसमें बांग्ला लिपि में पता लिखा हुआ है, कोलकाता की दक्षिणी सीमा पर एक पता। मैंने पता कॉपी करके भेज दिया। आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपने स्काउट चाकू से घड़ी खोली। उपकरण में कोई गड़बड़ी नहीं है। सरल घड़ी। मैं सत्य अन्वेषी हूँ। मैं सत्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ, चाहे वह अलौकिक सत्य हो। मैंने कायाहीन को संबोधित करते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? कोई उत्तर नहीं आया, केवल मेज़ हिल गई। मैं मेज़ पर हाथ रखकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मौत की जांच करूं? इस बार मेज़ हिली। जिस कुर्सी पर मैं बैठा था उसके पीछे का पैर ऊपर उठ गया। मैं लगभग मेज़ पर गिर पड़ा। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या फ़ायदा होगा? मैं कहाँ जांच करूँ? घड़ी तुरंत 1 बजे रुक गई। मेज़ के एक तरफ रखा हुआ भूरे रंग का कागज़ जिस पर पता लिखा था हवा की तरह मेरे सामने घूम गया। मेरे मन में एक विचार आया, क्या बांग्लादेश में छिपे हैं मानिक मेहता? आश्चर्य की बात नहीं, अकेले छुपे हुए। या मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। इसी समय बिजली का दीपक बुझ गया। मैंने खिड़की की चौखट से दिन के उजाले को आते देखा। मैंने होमजी से कुछ नहीं कहा। 9 बजे हम दोनों आपटे से मिलने गए। मोटर के पास जाकर मैंने होमजी से पूछा, हेमवती कैसी दिखती है? होमजी मेरी ओर मुड़े और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी लगती है। रंग बहुत चमकीला नहीं है, लेकिन भारी दिखती है। आयु शायद 30 से कुछ अधिक, लेकिन शरीर ढीला नहीं पड़ा है। आपटे के पैर कल से बेहतर है, लेकिन अब भी चल नहीं सकते। गृहस्थ अनंतराव देशपांडे से भी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। क्या आप विजय विश्वास को जानते हैं? सह्याद्री होटल का सारा पैसा मेरे बैंक में था। कितना पैसा? सीजन के अंत में लगभग 45,000 खड़े थे। क्या विजय विश्वास का अपना कोई अलग खाता था करीब 2,000 रुपये, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने लगभग सारा पैसा निकाल लिया। सैकड़ों रुपए बचे हैं। क्या उसने अपनी पत्नी के जाने से पहले पैसे नहीं निकाले थे? जब तक पत्नी को अदालत द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में पुष्टि नहीं की जाती, मैं उसे पैसे नहीं दे सकता। हेमवती अब कहाँ है? क्या आप उसका पता जानते हैं? नहीं।
किसी और को पता है? होम जी ने कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। जाते समय उसे खुद भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मैंने आपटे से पूछा, आपको इस मामले की जानकारी तो होगी ही, मानिक मेहता का कोई पता? वो बोला, नहीं, अगर मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा। क्या आपके पास मानिक मेहता की कोई तस्वीर है? वहाँ एक ग्रुप फोटोग्राफ था। सह्याद्री होटल के लॉन्च के समय मानिक मेहता, विजय विश्वास और हेमवती की एक साथ तस्वीरें खींची गई, लेकिन वो नहीं मिला। होटल लौटने के बाद दोपहर को मुझे नींद आ गई। रात को मैं तुम्हें पत्र लिखने बैठा, परंतु बार बार व्यवधान के कारण पूरा न कर सका। विदेहात्मा मेरे इस पत्र लिखने से संतुष्ट नहीं है, परंतु वे जो चाहते हैं वो बता नहीं पा रहे हैं। वैसे भी मैं आज पत्र खत्म कर दूंगा। लगता है आप इतने पाखंड का कारण समझ गए होंगे। तुम्हें एक काम करना है, आप कलकत्ता के दक्षिणी छोर पर मेरे द्वारा दिए गए पते पर जाएंगे। अगर हेमवती विश्वास वहाँ नहीं दिखी तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप मिले तो उनसे कुछ सवाल पूछे। मानिक मेहता के साथ ली गई ग्रुप फोटो कहाँ है? मानिक यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या हेमवती मेहता के साथ अधिक घनिष्ठ थी। मेहता की विश्वास से कब और कहाँ मुलाकात हुई, अब कैसी है हेमवती की आर्थिक स्थिति, घर पर कौन है, सब खबर लेना। आपके मन में जो भी सवाल आए पूछे, तब सब बातें मुझे भली प्रकार लिखी जाएगी। किसी भी चीज़ को हल्के में न ले। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध दिखे तो मुझे टेलीग्राम से बताएं। मैं आपके पत्र का इंतज़ार करूंगा। मैं इस भीषण सर्दी में यहाँ अधिक देर तक रुकना नहीं चाहता, लेकिन जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता मैं नहीं जा सकता। मुझे आशा है कि आप और सत्यवती ठीक है और आप फ्लू से उबर गए हैं। आपका स्नेहाभिलाषी। कलकत्ता, 8 जनवरी। भाई व्योमकेश, मुझे आज सुबह आपका पत्र मिला और मैं रात को उसका उत्तर लिख रहा हूँ। अफसोस, नास्तिक, तुम राक्षसों के चंगुल में फंस जाओगे। सत्यवती जानना चाहती है कि क्या ये भूत है। पत्नी नहीं, दूसरे पक्ष की पत्नियां बड़ी ठग होती है। चलिए, मैं बकवास लिखकर खुद को मूर्ख नहीं बनाऊंगा। जब मैं घर से निकल रहा था तब तक विकास दत्त आ गए। जब उसने सुना कि आज 3 बजे आपके कहे अनुसार मैं कहाँ जा रहा हूँ तो बोला, अरे अरे, वो तो वही मूर्ख गोविंदपुर है। क्या आप रास्ता पहचान सकते हैं? मैंने कहा, आप भी चलिए। विकास सहमत हो गया। मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया। मैंने उसे एक मोटा अनुमान दिया। हम दोनों गए। सचमुच जिद्दी गोविंदपुर। वहाँ तक केवल एक लंबी सड़क है जहाँ हम ट्राम और बस द्वारा कलकत्ता की दक्षिणी सीमा से आगे पहुँचते हैं। रास्ते में 2 या 3 गज की दूरी पर एक घर। आखिरकार मैं सुबह लगभग 4:30 बजे बताए गए पते पर पहुँच गया। सड़क से पीछे की ओर एक छोटा सा 1 मंजिला घर, चारों ओर खुले मैदान। मैंने विकास से कहा, तुम सड़क किनारे पेड़ों के नीचे बैठो और बीड़ी खाओ। मैं अब वापस आ सकता हूँ। मुझे फिर 1 घंटा देर हो सकती है। घर का सामने का दरवाज़ा बंद था। मैंने जाकर खटखटाया। एक नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा, आप किसे देखना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं श्रीमती हेमवती विश्वास से मिलना चाहता हूँ। आपका नाम? अजीत बनर्जी। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं ये बात श्रीमती विश्वास को बताऊँगा। आप उन्हें बताएं कि मुझे महाबलेश्वर से एक पत्र मिला है। ठीक है, आप खड़े रहिए। नौकर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के 10 मिनट तक खड़ा रहा। तभी दरवाज़ा खुला। नौकर ने कहा, आओ। घर में प्रवेश किया। वहाँ ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। 2 कुर्सियाँ, 1 मेज़। नौकर ने कहा, बैठिए। गिन्नी ठाकुर अभी आना चाहती है। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं बैठा हूँ। नौकर इधर उधर घूम रहा है। शायद उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। जैसा कि इन दिनों कोलकाता में हालात है, अजनबी लोग उनके घरों में प्रवेश करने से डरते हैं। चोर, लुटेरे, ठग कुछ भी हो सकते हैं। मैंने बैठते हुए सोचा, जब तक गिन्नी ठाकुर का स्नान पूरा नहीं हो जाता मैं नौकर को थोड़ा हिला देता हूँ। मैंने कहा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? नौकर भीतरी दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। मैंने देखा कि उस आदमी के शब्दों में थोड़ा पूर्वी बंगाल का लहजा था। आपका देश कहाँ है? फरीदपुर जिले में, उसने कहा और ज़मीन पर बैठ गया। बिखरे बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी, फटा हुआ गंदा रंग का स्वेटर पहने हुए। आप कितने समय से कलकत्ता में हैं? ये 3 साल से। इस घर में कितने लोग रहते हैं? गिन्नी ठाकुर अकेली रहती है। महिलाएं अकेली रहती है, कोई आदमी नहीं है? आदेश के तहत नहीं। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, देखभाल करने वाला हूँ। यहाँ कोई नहीं आता जाता। नहीं, आप पहले आए। इसी समय दरवाजे के पास हेमवती दिखी। नौकर खड़ा हो गया और मैं भी। अब तक कमरे में दिन का उजाला कम हो चुका था। उसने नौकर से कहा,
महेश, लाइट जलाओ। नौकर चला गया। महिला को कम रोशनी में भी देखने में कोई परेशानी नहीं हुई। लंबा चेहरा, खूबसूरत चेहरा। पारसियों की नज़र में बहुत गोरा नहीं, लेकिन मेरी नज़र में काफ़ी गोरा। चेहरे पर गजब का सौंदर्य। जवानी की दहलीज पार कर चुकी, एक भी आभूषण के बिना, एक सफ़ेद थान पहने हुए। लयात्मकता नहीं, लेकिन उसका ताज़ा चेहरा देखकर मुझे बरसात की शाम रजनीगंधा की याद आती है। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने झुककर कहा, क्या आप महाबलेश्वर से आ रहे हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरा मित्र व्योमकेश बख्शी महाबलेश्वर में है। उसका पत्र पाकर मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन क्या मानिक मेहता पकड़े गए हैं? उनकी आवाज़ में एक रोचकता थी। मैंने कहा, नहीं, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हेमवती धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। निराश स्वर में बोली, बैठिए। मेरे लिए तुम क्यों आए? मैं बैठ गया। बोला, मेरे दोस्त व्योमकेश बख्शी। उन्होंने कहा, व्योमकेश बख्शी कौन है? पुलिसकर्मी? नहीं। आपने व्योमकेश बख्शी का नाम नहीं सुना? इस तरह मैंने आपका परिचय कराया। उसका चेहरा उदास हो गया। पता चला कि आप उतने प्रसिद्ध नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि आप हैं। सब कुछ सुनने के बाद हेमवती ने कहा, मैं नहीं जानती, सारा जीवन विदेश में बीता। इसी समय महेश चाकर एक लालटेन लेकर आए और मेज़ पर रख दिया। कहने की ज़रूरत नहीं कि घर में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। लालटेन की रोशनी में मुझे हेमवती का चेहरा अधिक स्पष्ट दिखाई दिया। एक व्यथित, निराश चेहरा, थक कर सिकुड़ गया। माथे और गालों को गीले बालों की कुछ लटों से ढक रहा था। मेरा हृदय लज्जित हो गया। इस दुखियारी औरत को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा फ़र्ज़ है कि जल्दी से सवाल ख़त्म करके चला जाऊं। मैंने कहा, माफ़ करें, व्योमकेश ने आपको मानिक मेहता को पकड़ने के लिए कुछ प्रश्न भेजे हैं। आप पहली बार मेहता से कब मिले थे? हेमवती ने कहा, 6 साल पहले अहमदाबाद में हमारा एक छोटा सा होटल था। मानिक मेहता से आपकी कोई घनिष्ठ जान पहचान थी? वो मुझसे कभी भी 5 या 6 बार से ज़्यादा नहीं मिले। साल में 1-2 बार आते थे। वह चुपचाप आते, अपने हिस्से का पैसा लेते और चुपचाप चले जाते। उसका शांत आना जाना देखकर तुम्हें उसके चरित्र पर कोई संदेह नहीं हुआ? नहीं। हमने सोचा कि यह उसका स्वभाव है। वो खुद को मुखर नहीं करना चाहता था। क्या उसके पास कोई फ़ोटो है? सह्याद्री होटल के कार्यालय में एक ग्रुप फ़ोटो टंगी हुई थी। उस रात में बेहोश हो गई और देखा कि तस्वीर दीवार पर नहीं थी। उस रात होटल के आयरन चेस्ट में कितने पैसे थे? मैं ठीक से नहीं जानती, अनुमान 1.5 करोड़। तब मैं सोच नहीं पाया कि क्या पूछूं। मैं उठ रहा हूँ। हेमवती ने मुझसे पूछा, तुम्हारे दोस्त को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने किसी को नहीं बताया। मैं उत्तर देते देते रुक गया। महिला की वर्तमान मानसिक स्थिति में भूत का रूप धारण न करना ही बेहतर है। मैंने कहा, मुझे ये नहीं पता, व्योमकेश ने कुछ नहीं लिखा है कि आप यहाँ मौजूद है। हेमवती ने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं हूँ। मेरे पति के एक मित्र ने कृपा करके मुझे इस घर में रहने की अनुमति दे दी। ठीक है, नमस्ते। मैंने बाहर आकर देखा तो अंधेरा था। मैंने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बीड़ी में आग जलती देखी तो मैं विकास के पास गया। फिर हम दोनों वापस चले गए। सौभाग्य से कुछ दूर जाने पर एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी के पास जाते समय विकास ने कहा, काम हो गया? मैं भी यही सोच रहा था। मैं हेमवती से मिला और उससे पूछा, लेकिन हुआ क्या? मानिक मेहता अब कहाँ है? मैंने कहा, कितना है? विकास कुछ देर चुप रहा और बोला, जब व्योमकेश बाबू को पत्र लिखो तो कह देना कि शयन कक्ष में 2 बिस्तर हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? विकास ने कहा, जब आप महिला से बात कर रहे थे तो मैंने घर की सभी खिड़कियों से देखा। क्या ऐसा है? आप और क्या देखते हैं? मैंने जो कुछ भी देखा शयन कक्ष में देखा। दूसरे कमरे में कुछ भी नहीं है। आप क्या देखते हैं? एक मध्यम आकार का लोहे का संदूक है। जब मैंने शीशे में से झाँक कर देखा तो नौकर संदूक के हैंडल को पकड़कर पलटने की कोशिश कर रहा था। क्या तुमने नौकर को देखा? हाँ। जब उसने सामने का दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे देखा। घर में उसके अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं है। फिर झील के पास आकर टैक्सी छोड़ दी। विकास ने अपनी राह ले ली। मैं घर लौट आया। मैं रात को पत्र लिख रहा हूँ। कल सुबह तुम्हें फ़ोन करूँगा। आप कैसे हैं? सत्यवती और खोखा ठीक है। मैं फिर से मजबूत हूँ। आपका अजीत। मैंने व्योमकेश के नाम से सह्याद्री होटल के पते पर पत्र लिखा और 9 तारीख की सुबह फ़ोन किया। 12 तारीख को दोपहर करीब 3 बजे व्योमकेश आ गया। मैंने आश्चर्य से कहा, एक ही, क्या तुम्हें मेरा पत्र मिला? पत्र मिलते ही मैं आ गया। मैं हवाई जहाज़ से आया। जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी निकलो, व्योमकेश ने कहा
और अंदर चला गया। मैं आधे घंटे में ही घर से निकल गया। घर के सामने गली में एक पुलिस वैन खड़ी है जिसमें एक इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही है। हम भी वैन में बैठ गए। कुछ दिन पहले जब मैं हेमवती के सूने घर के सामने आया तो दोबारा गया और लगभग उसी समय पहुंच गया, लेकिन आज नौकर महेश दरवाज़ा खोलने नहीं आया। दरवाज़ा खुला था। हम जल्दी से अंदर दाखिल हुए। घर में कोई नहीं है, न हेमवती न महेश, केवल फर्नीचर है। बाहरी कमरे में कुर्सी मेज, शयन कक्ष में 2 बिस्तर और एक लोहे का संदूक। रसोई में बर्तन और सुराही। लोहे के संदूक की अलमारी खुली हुई है, उसका भीतरी भाग खाली है। व्योमकेश ने इंस्पेक्टर पर हंसते हुए कहा, चिड़िया उड़ गई। उस रात खाने के बाद व्योमकेश और मैं अपने शरीर पर कंबल लपेटे हुए बिस्तर पर बैठे थे। सत्यवती ने बच्चे को सुला दिया और व्योमकेश के पास बैठ गई। सर्दी का मौसम बढ़ गया है। हवा का जोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद है, लेकिन किसी अदृश्य छेद से हवा सुई की तरह प्रवेश करती है और हम पर वार करती है। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप महाबलेश्वर की कुछ सर्दी अपने साथ लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि विजय अपने साथ विश्वास का भूत नहीं लाएगा। सत्यवती व्योमकेश के थोड़ा करीब बैठ गई। व्योमकेश ने मुझे चिढ़ाने वाली नज़र से देखा और कहा, भूत के बारे में तुम्हारी गलतफहमी अभी भी बरकरार है। मैंने कहा, ये अजीब बात नहीं है कि मैं भूत के बारे में गलत विचार रखता हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी भूत के साथ रात नहीं बिताई है। अच्छा व्योमकेश, क्या तुम सच में भूतों पर विश्वास करते हो? मैंने जो देखा उस पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता। क्या आप व्योमकेश बख्शी के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? मैं व्योमकेश बख्शी के अस्तित्व में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों से सामने देख सकता हूँ। लेकिन मैंने तो भूत देखा ही नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूँ? मैं आपसे इस पर विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं विश्वास करूँ तो तुम्हें आपत्ति क्यों होगी? मैंने कुछ देर चुपचाप धूम्रपान किया। खैर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। विश्वास में कृष्ण मिलते हैं, तर्क में दूर। लेकिन आपके भूत की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बात नहीं बनी। कौन कहता है कि काम पूरा नहीं हुआ? भूत एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश करना चाहता था, उसने दे दिया। इसका तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आया? समझते क्यों नहीं? हालांकि पहले तो मैंने हेमवती के चरित्र को गलत समझा, लेकिन अब समझ आ गया कि हेमवती और मानिक मेहता ने मिलकर विजय विश्वास की हत्या कर दी। हेमवती एक घातक लड़की है। आपने हेमवती के चरित्र को ठीक से समझा है, लेकिन अभी तक भूत को नहीं जानते। अधिक भूत रहस्य जानलेवा। सत्यवती व्योमकेश के करीब चली गई। अचानक कांप उठी और बोली, मुझे ठंड लग रही है। ठंड है, डर नहीं। व्योमकेश मुस्कुराया और अपना आधा कंबल उसके चारों ओर लपेट दिया। मैंने कहा, बहन आओ, आधे रास्ते पर बैठो, बुढ़ापे से शर्मिंदा मत हो। व्योमकेश ने कहा, तुम्हें फिर शर्म आनी चाहिए, मूर्ख बच्चे। सत्यवती ने कहा, हाँ, नहीं तो जिसका विवाह नहीं हुआ वह दूध का बेटा है। मैंने कहा, ठीक है, अब बातें करते हैं भूतों की। मैं कुछ समझा नहीं। आप तो सब सुलझे हुए हैं, मुझे बताओ। व्योमकेश ने कहा, पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। मानिक मेहता विजय विश्वास को मारने के लिए खाई के किनारे क्यों ले गए? मैंने सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। दूसरा सवाल, विजय विश्वास के पास बैंक में 2000 रुपये थे। होटल बिकने से पहले उसने पैसे क्यों निकाले? मुझे नहीं पता। तीसरा प्रश्न, जब आप हेमवती से मिलने गए तो वह सर्दी की शाम थी। जब नौकर ने बताया कि हेमवती स्नान कर रही है तो आप परेशान नहीं हुए? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। चौथा प्रश्न, नौकर को शक नहीं हुआ? नहीं, नौकर के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था। वो पूर्वी बंगाल का रहने वाला था और हेमवती की सेवा में कुछ ही दिन रहा था। बेशक अगर यह वास्तव में मामला था कि वह लोहे की संदूक को खोलने की कोशिश कर रहा था। अजीत, तुम्हारी सादगी वाकई दिल को छू लेने वाली है। नौकर ने संदूक खोलने का साहस किया था, लेकिन चोरी करने का नहीं। महाबलेश्वर में 2 लोगों ने हत्या की साजिश रची। उनमें से एक हेमवती थी। दूसरा लड़का कौन है? मानिक मेहता के अलावा और कौन हो सकता है? व्योमकेश ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, वह थप्पड़ है, महान थप्पड़। हेमवती ने मानिक मेहता के साथ नहीं, बल्कि अपने पति के साथ मिलकर साजिश रची। हेमवती का चाहे जो भी दोष हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक बच्चलन औरत है। मैंने स्तब्ध होकर कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? व्योमकेश ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो।
जब होम जी ने मुझे कहानी सुनाई तो मेरे मन पर कोई खास दाग नहीं था, लेकिन एक समस्या थी। मानिक मेहता विजय विश्वास को मारने के लिए खाई के किनारे क्यों ले गए? विजय एक निर्दयी व्यक्ति था, वह क्यों चला गया? फिर झाड़ फूक शुरू हुई। मैं ग्लानि से खोजने लगा। खटका धीरे धीरे शक में बदल गया। तभी अलमारी में मुझे भूरे कागज के एक टुकड़े पर बंगाली अक्षरों में लिखा एक पता मिला, जो कलकत्ता के बाहरी इलाके का एक पता था। मेरे मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। मैंने तुम्हें एक लंबा पत्र लिखा था। फिर जब मुझे तुम्हारा उत्तर मिल गया तो कोई संदेह नहीं रह गया। मैंने श्री आपटे को सब कुछ बता दिया। वह अभी भी बिस्तर पर थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कलकत्ता पुलिस को टेलीग्राफ किया और मेरे लिए विमान पर आने की व्यवस्था की। हेमवती और विजय विश्वास तो पकड़े नहीं गए, लेकिन भूत का मकसद पूरा हो गया। असली गुनहगारों का पता चल गया। कहने की ज़रूरत नहीं कि जिस भूत ने मुझे बंधक बना रखा था उसका नाम मानिक मेहता था। सत्यवती ने कहा, मुझे मत बताओ कि क्या हुआ। ब्योमकेश ने कहा, केवल हेमवती और विजय विश्वास ही जानते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। मैंने जो अनुमान लगाया है वही आपको बता रहा हूँ। व्योमकेश ने सिगरेट जलाई और प्रार्थना करने लगा। मानिक मेहता एक कुख्यात बदमाश था और विजय विश्वास एक भीगी बिल्ली था। एक बार क्या हुआ, दोनों ने मिलकर एक होटल खोला। मेहता का पैसा, विश्वास का श्रम। पुरुष और महिला होटल चला रहे हैं। होटल काफ़ी प्रभावशाली है। हर साल 340,000 रुपये का मुनाफा। मेहता कभी कभी आकर अपने हिस्से का पैसा ले जाते हैं। विजय विश्वास महाबलेश्वर बैंक में अपना ज़्यादा हिस्सा नहीं रखते, शायद अपनी पत्नी के नाम पर कहीं और रखते हैं। हो सकता है कि हेमवती के नाम पर कलकत्ता के किसी बैंक में 50-60 हज़ार रुपये जमा हो। वो कहाँ है? उन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। ऐसा ही चल रहा था। पिछले साल मानिक मेहता खतरे में पड़ गए। उनकी अवैध सोने की खेप पकड़ी गई। पुलिस उसे गिरफ्तार तो नहीं कर सकी, लेकिन सोने की पकड़ से वह पूरी तरह टूट गया था। तब उनकी एकमात्र पूंजी थी होटल। मानिक मेहता ने होटल बेचने का फैसला किया। मुझे उसका कैश चाहिए। अब सवाल यह है कि होटल की बिक्री का पैसा किसे मिलेगा? मेहता को ही मिलेगा? नहीं, मैंने उनका साझेदारी का दस्तावेज नहीं देखा है। ये माना जा सकता है कि जब मानिक मेहता ने होटल खरीदने के लिए पैसे दिए तो होटल की बिक्री का पैसा भी पूरा उनका बकाया था। मेरा मानना है कि मेहता ने सारे पैसे का दावा किया। हेमवती और विजय विश्वास ने फैसला किया कि वे सारे पैसे ले लेंगे। उनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी प्रकृति स्वाभाविक रूप से आपराधिक है। दोनों ने मिलकर मंत्रणा की। मानिक मेहता पुलिस की आंखों की किरकिरी है। उनके कंधों पर अपराध का बोझ डालना आसान है। पति पत्नी ने मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाया। मैं नहीं जानता कि वे कलकत्ता के उपनगरों में कैसे बस गए। हो सकता है कि उसने कलकत्ता में किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से घर ठीक कराया हो। हेमवती ने कागज़ के टुकड़े पर घर का पता लिखा और उसे अलमारी में रख दिया, कहीं वह पता भूल न जाए। हालांकि बाद में उन्हें पता याद हो गया, इसलिए जब हेमवती चली गई तो भूरे रंग का कागज़ का टुकड़ा अलमारी में रह गया। लकड़ी की अलमारी में भूरे कागज़ के टुकड़े पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। वह एक घातक गलती थी। हालांकि एक निश्चित रात को मानिक मेहता चुपचाप आए। होटल में एक भी मेहमान नहीं है। हेमवती ने नौकरानी को नींद की गोलियां दी होगी। होटल में केवल हेमवती और विजय विश्वास ही थे। उन्होंने होटल के ऑफिस रूम में मानिक मेहता की हत्या कर दी। ऐसे मारा कि खून न बहा। तो फिर भेष बदलने का समय आ गया है। विजय विश्वास ने मानिक मेहता के शरीर से कपड़े उतारकर खुद पहन लिए। अपने कपड़े मानिक मेहता के नेक बैंड पर डाल दिए। फिर दोनों ने शव ले जाकर खाई में फेंक दिया। बाघ का एक जोड़ा कुछ समय के लिए गड्ढे में रहने आया था, इसीलिए विश्वास दंपति को पता था कि लाश का कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने बाघ जोड़े को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई। जब असली काम पूरा हो गया तो विजय विश्वास सारे पैसे लेकर चला गया। वह ठंडी रात थी, किसी ने उसे नहीं देखा। मानिक मेहता ने अपनी मोटरसाइकिल शहर के बाहर सड़क के किनारे छोड़ दी थी, जिस पर विजय विश्वास गायब हो गया। हेमवती दृढ़ रही। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सार्वजनिक मामला है। एकमात्र गवाह हेमवती ने पुलिस की बात पर विश्वास कर लिया। कोई अविश्वास नहीं था। पुलिस मानिक मेहता के चरित्र को जानती थी। कुछ दिनों बाद दुखी विधवा हेमवती सह्याद्री होटल को होमजी को सौंपकर महाबलेश्वर चली गई। इसी बीच विजय विश्वास कोलकाता के घर आए और बातचीत की। हेमवती भी आकर शामिल हो गई, लेकिन वे बहुत सतर्क व्यक्ति थे, बिल्कुल भी सहज नहीं थे।
लेकिन सतर्क थे। इसीलिए जब अजीत महाबलेश्वर का पत्र देखने गए तो हेमवती चौंक गई, लेकिन चिंतित नहीं हुई। तब हेमवती को लगा कि उसके पास विधवा का वस्त्र नहीं है। वो विधवा का वेश धारण करने चली गई। नौकर ने अजीत को बाहरी कमरे में बिठाया। यदि अजीत इतना सरल न होता तो परेशान हो जाता। सर्दियों की शाम को लड़कियां अपने शरीर को धो सकती है, बाल गीले करके नहीं नहाती। हालांकि जब हेमवती आई तो अजीत उसके नवजात रूप से प्रभावित हुआ। उसने हेमवती को मेरा नाम बताया। अजीत जितना सोचता है कि मेरा नाम मशहूर है, मेरा नाम उतना मशहूर नहीं है। ये तो अजीत की भलाई है कि मेरा नाम सबको पता चल गया है, लेकिन उसे जाने दो। दूसरी ओर विकास को खिड़की से बेडरूम में 2 चारपाई और एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। अजीत के पत्र की सबसे अहम बात यही थी। पत्र पढ़ने के बाद जानने को कुछ नहीं बचा, लेकिन वे पकड़े नहीं गए। उस रात जैसे ही अजीत लौटा, हेमवती लोहे के संदूक से पैसे लेकर गायब हो गई। अब वे कहाँ है, किस भेष में घूम रहे हैं, ये कौन बता सकता है। शायद वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, शायद वे पकड़े जाएंगे। न पकड़े जाने की संभावना अधिक है। भारत 35 करोड़ पुरुषों और महिलाओं का घर है। हम तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। बाहर जो हवा चल रही थी वो रुक गई है। घड़ी में 10 बज गए। मैंने कहा, सभी समस्याएं हल हो गई है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। विजय विश्वास और घर पर क्यों नहीं रुके? आप कहाँ रहते थे? नौकर को उन पर कोई शक नहीं हुआ? व्योमकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, क्या आप ये नहीं समझते? नौकर ही विजय विश्वास है। आप सुन रहे थे व्योमकेश बख्शी की कहानी शैला रहस्य। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।